हेलो ऑल, स्वागत है सभी क्लास ऑक्साइड में इस मैटर अराउंड अस प्योर क्लास 9 साइंस चैप्टर 2 का एक और बेहतरीन लेक्चर। आज देखेंगे स्टेप्स ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर कि जो हमारे घर में जो पीने का पानी आ रहा है उसको कैसे प्यूरिफाई किया जा रहा है, वो तरीके जानेंगे, क्या क्या उसके स्टेप्स होते हैं उसको देखने वाले। एंड देन देखेंगे सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस फ्रॉम एयर, कि एयर में जो अलग अलग गैसेस का मिक्सचर है उसको कैसे अलग करना है, उसके स्टेप्स जानेंगे। तो पहले समझते हैं कि वाटर जो आ रहा है उसको कैसे सेपरेट करना है। 4 स्टेप से गुजर रहा होता है पानी और तब जाके पूरा प्योर फॉर्म में हमारे घर में आ रहा होता है। तो 4 क्या है, देखो सेडिमेंटेशन देखेंगे क्या है, लोडिंग, फिल्ट्रेशन, उसके बाद फिर लास्ट में आता है क्लोरीनेशन। ठीक है, देखो जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले होते हैं वो क्या करते हैं, जो रिवर में से पानी निकाला, रिवर में से पानी को कलेक्ट करते हैं, रिजर्वर में डालते हैं। अगर आप यहाँ पे देख रहे होगे तो रिवर में से पानी कलेक्ट किया, रिजर्वर में डाला और उसको फिर प्योरीफाई करके बहुत सारे स्टेप्स की प्योरीफाई होता है। एंड देन फिर हमारे घर में फाइनली वो आता है, उसको फिर हम यूज करते हैं। और आपको पता है फिर हम वाटर का, पानी का भी तो बिल भरते हैं ना, हमको पानी वो प्योर करके दे रहा है। तो देखो देखते हैं कैसे सेपरेट किया जाता है। तो पहले रिवर में से पानी कलेक्ट किया और पानी कलेक्ट करने के बाद यहाँ रिजर्वर में डाल दिया। ये क्या है, यहाँ पे रिजर्वर है। ठीक है, यहाँ पे पानी को डाल दिया रिजर्वर में। बेसिक रिजर्वर क्या, एक चेंबर है जहाँ पानी को रखा हुआ है। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, अब पानी को रिलीज किया जाएगा। जैसे पानी यहाँ से निकलेगा इस ट्यूब से पास करेगा, उसके बाद ये पहला टैंक में पहुंचेगा। ये जो टैंक है इसको बोलते हैं, इसको सेडिमेंटेशन टैंक बोलते हैं। सेडिमेंटेशन टैंक अभी सब देखेंगे डेफिनेशन वगैरह, इसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन टैंक। उसके बाद जो दूसरा टैंक आपको दिख रहा है ये वाला, इसको बोलते हैं लोडिंग टैंक, इसका नाम है लोडिंग टैंक। उसके बाद तीसरा जो टैंक दिख रहा है ये बड़ा वाला, इसको बोलते हैं फिल्ट्रेशन टैंक, ये हमारा फिल्ट्रेशन टैंक है। और सबसे लास्ट में जो दिख रहा है इसको बोलते हैं क्लोरीनेशन टैंक, क्लोरीनेशन टैंक। सबका मतलब समझते हैं कहां पर क्या हो रहा होता है। सबसे पहले वाटर कहां पास किया है, सेडिमेंटेशन टैंक में। यहां पर क्या करते हैं, देखो पानी में तो बहुत सारे जो है कूड़े कचरे पड़े होंगे, बड़े बड़े कूड़े कचरे वगैरह, बड़े बड़े पत्थर वगैरह पड़े होंगे। तो उस सबसे पहले क्या करेंगे, जो बड़े बड़े पार्टिकल्स है पानी के अंदर उसको अलग करेंगे, जो बेसिकली नेकेड आई से दिख जा रहे हैं कूड़े कचरे जो पड़े हुए उसको अलग करेंगे। तो अलग कैसे करते हैं, सेडिमेंटेशन टैंक में पानी गया है ना, जो रिवर वाटर कलेक्ट किया सेडिमेंटेशन टैंक में गया, उसको कुछ देर छोड़ देते हैं भैया, मतलब बिना डिस्टर्ब किए, बिना हिलाए डुलाए उसको वहीं पे छोड़ देते हैं, पड़े रहो। तो काफी देर तक जब पानी पड़ा रहता है तो जो भारी भारी पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कूड़े कचरे जो हो गए, बड़े बड़े पत्थर उसके अंदर हो जाते हैं ना, वो सब क्या होते हैं, सैंड वगैरह हो गए, तो वो सब क्या होते हैं, नीचे जम जाते हैं। वो सब भारी चीज नीचे आ जाते हैं, काफी देर तक रखा नीचे आ गया। उसके बाद जो बड़े बड़े चीज जब नीचे आ गए, सेटल हो गए, उसके बाद सेडिमेंटेशन टैंक से उस पानी को भेजा जाता है कहाँ पे, लोडिंग टैंक में। लोडिंग टैंक में भेजते हैं। अब लोडिंग टैंक में भेजने से होगा यूं, अब जो अब देखो बड़े बड़े चीज तो निकल गए जो नेकेड आई से दिख रहे थे, लेकिन अभी क्या, पानी आपका पूरा साफ तो नहीं दिख रहा है, धुंधला सा दिख रहा है ना। पानी में अभी लग रहा है जैसे कुछ ना कुछ धुंधला सा कुछ इंप्योरिटी मिली हुई है। वो इंप्योरिटी क्या है, बेसिकली सैंड वगैरह होगा, डस्ट पार्टिकल, सैंड, ये सब मिले होंगे उसके अंदर, धूल वगैरह, उसको भी अलग करना है। तो जैसे सेडिमेंट, जैसे लोडिंग टैंक में आया, लोडिंग टैंक में आने के बाद यहाँ पे वो सारी चीजें अलग होती है, ठीक है ना, जो बेसिकली आंख से नहीं दिख रहा लेकिन पानी को गंदा कर रहा है, छोटे छोटे पार्टिकल्स, उसको लोडिंग टैंक में अलग किया जाता है। देखेंगे प्रोसेस वगैरह अच्छे से अभी। तो लोडिंग टैंक वो अलग हो जाते हैं। उसके बाद फिर हमारा वाटर फर्दर पास करता है, जो हमारा वाटर है उसको पास करते हैं फिल्ट्रेशन टैंक में। देखो फिल्ट्रेशन टैंक में 3 लेयर होती है। सबसे नीचे वाली जो देख रहे हो लेयर, इसमें बड़े बड़े पत्थर होते हैं, इसमें काफी बड़े बड़े पत्थर होते हैं और वो काफी कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, मतलब उन बड़े बड़े पत्थरों से काफी पास पास जो है जकड़ के साथ रखा हुआ है। और इस लेयर को बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोर्स ग्रेवल। इस लेयर का नाम है कोर्स ग्रेवल। इससे जस्ट ऊपर एक और लेयर होता है जहां पे इससे थोड़े छोटे छोटे पत्थर होते हैं, ये तो बहुत बड़े बड़े पत्थर थे, इसके ऊपर छोटे वाले पत्थर सब बिछाए रहते हैं, उसको बोलते हैं फाइन ग्रेवल। ये जो लेयर होती है इस वाले को फाइन ग्रेवल बोलते हैं, इसके जस्ट ऊपर वाले को। और उसके भी ऊपर एक लेयर होती है जो कि जिसको हम लोग बोलते हैं फाइन सैंड लेयर। सबसे ऊपर में जो होती है वो वाली होती है हमारी फाइन सैंड लेयर। उसमें क्या है, बेसिकली सैंड जो होता है, रेत, उसको बिछा के रखे हैं। तो सबसे ऊपर सैंड का लेयर है, उसके जस्ट नीचे हमारे पास फाइन ग्रेवल है और सबसे नीचे कोर्स ग्रेवल जिसमें बड़े बड़े पत्थर रख रखे हैं। तो जैसे पानी यहां से पास करता है ना, लोडिंग टैंक से पानी आया और जैसे पास किया, सबसे पहले पानी क्या है, सबसे पहले आपके फाइन सैंड से पास करेगा, फाइन सैंड से फिर उसके बाद आपके फाइन ग्रेवल, उसके बाद कोर्स ग्रेवल। देखो ये इतने कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं ना, जो आपके तीनों लेयर है भैया, इतने इनके बीच में स्पेस बहुत कम होता है। जैसे कैसे आपने सीव दे रखा है, छन्नी वगैरह जो होता है इसमें छानते हैं, है ना, जैसे आपने वो चाय को छानने के लिए भी छन्नी जो आती है, उसके देखते हो बीच में कितना कम स्पेस होता है, लगभग लगभग उतना तो नहीं, उसी के आसपास स्पेस हम लोग क्रिएट करते हैं इसके अंदर। मतलब पार्टिकल्स इसमें जो है, पत्थर वगैरह जो भी सैंड है, पत्थर है, छोटे छोटे पत्थर पेबल्स वगैरह है, वो काफी पास पास है। इससे क्या है, जब पानी पास करता है तो पानी में जो भी थोड़ी बहुत इंप्योरिटी जो छोटी साइज की थी, जो नेकेड आई से नहीं दिख पा रही थी, वो भी अलग हो जाती है। यहाँ पे क्या है, लोडिंग टैंक में सैंड वगैरह अलग हो गया था। लोडिंग टैंक की अगर बात करें, जो हमारे पास सैंड वगैरह था वो नीचे जम गए थे, है ना, सैंड हो गया, फिर क्ले वगैरह हो गया, वो सब नीचे बैठ जाता है। और बाकी जो और पार्टिकल नहीं दिख पा रहे हैं, जो बहुत ही छोटे हैं, सैंड और क्ले से भी छोटे हैं, वो सब फिर फर्दर यहाँ जाके सेपरेट होते हैं लोडिंग टैंक के अंदर। लोडिंग टैंक से फिर पानी हमारा पास करता है, लोडिंग टैंक से पानी फिर फर्दर पास किया और वो पहुंचता है क्लोरीनेशन टैंक में। क्लोरीनेशन टैंक का काम है बैक्टीरिया वगैरह को मारने का। देखो पानी क्या है, अब अगर आप पानी को देखोगे, लोडिंग टैंक से पानी फाइनली आ गया, अब वो पूरा साफ दिख रहा है।
बिल्कुल उसमें लग रहा है कि पानी बिल्कुल गंदा नहीं है, लेकिन उसमें बैक्टीरिया वगैरह भी होंगे, बैक्टीरियाज वगैरह उसमें जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब भी होंगे, जो कि हमको नेकेड आई से नहीं दिख रहे हैं भैया, उसको मारना जरूरी है। उसको मारने के लिए क्लोरिनेशन टैंक में हम क्या करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर डाल देते हैं। घर में भी हम तो यूज करते हैं ना ब्लीचिंग पाउडर वगैरह, तो ब्लीचिंग पाउडर डाल दिया, उससे काम बन जाएगा। या हमने क्या किया, क्लोरीन की जो गैस होती है उसको पास करा दिया, या तो क्लोरीन गैस पास करा दिए, ब्लीचिंग पाउडर डाल दिया, दोनों ही केस में करने से क्या होगा, उसके अंदर में बैक्टीरिया वगैरह सब मर जाएंगे। कुछ देर तक पानी रहेगा वहां पे और सारे बैक्टीरिया वगैरह मर जाएंगे। अब फाइनली अब पानी प्योर हो चुका है। उसके बाद जो है वो अलग अलग ट्यूब के थ्रू, अंडरग्राउंड है ना, अंडरग्राउंड ट्यूब बिछे हुए हैं, उसके थ्रू वगैरह जो है पानी हमारे घर में नलके से आता है, और जो पानी आता है उसको यूटिलाइज करते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, महीने में वाटर बिल पे करते हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले को, ठीक है ना। अब थोड़ा इसका डिफिनेशन वगैरह देख लेते हैं, यहाँ पे देख लो। सबसे पहले देखा हमने सेडिमेंटेशन, इसमें क्या है, टू रिमूव सस्पेंडेड सॉलिड्स वाटर इज अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम। तो कुछ देर के लिए पानी को छोड़ देते हैं इस टैंक में, बहुत देर तक जब पानी पड़ा रहेगा तो जो बड़े बड़े पार्टिकल्स वगैरह होते हैं, कूड़े कचरे जो दिख रहे हैं, बड़े बड़े पत्थर जो होते हैं, वो नीचे आके बैठ जाते हैं। इसके बाद पानी पास करते हैं हमारा लोडिंग टैंक में। लोडिंग टैंक में हाँ यहाँ पे एलम भी डाल देते हैं। हाँ एलम की बात हमने नहीं करी थी, लोडिंग टैंक में डाल देते हैं एलम, फिटकरी समझते हो ना, फिटकरी, हाँ फिटकरी डाल देते हैं। अब होता है क्या है, जो फिटकरी हमारा होता है वो होता है पॉजिटिवली चार्ज, उसमें अलग अलग आयंस होते हैं। एलम की बात करें, उसमें ज्यादातर एलम की अगर बात करें तो पोटेशियम का आयंस होता है, पोटेशियम के आयन से जो है हमारा एलम बना होता है, ठीक है। तो जैसे पोटेशियम कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, पोटेशियम की बात करें वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो जैसे एलम को डाला पानी के अंदर तो क्या करेगा, जो भी उस पानी में क्ले वगैरह होंगे, जो सैंड होंगे, वो सब होते हैं भैया नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो क्या करेगा, नेगेटिवली चार्ज क्ले को, सैंड को कर देगा ये न्यूट्रलाइज, बिल्कुल न्यूट्रलाइज कर देगा। मतलब जैसे इसे कॉन्टैक्ट में आया, एलम को डाला, जैसे पानी में जो सैंड है, क्ले है, इसे कॉन्टैक्ट में आया, एलम में कॉन्टैक्ट में, एलम क्या करेगा, उन सबको न्यूट्रलाइज कर दिया। न्यूट्रलाइज करना मतलब सबको नीचे नीचे खींच लेगा, बिल्कुल पानी में से नीचे खींच के डाल देगा, सबको नीचे बिछा देगा एकदम, तो नीचे लेयर सा बन जाएगा सैंड का, क्ले का, समझ रहे हो। तो यहाँ पे एलम का काम क्या है, देखो, व्हेन एलम इज एडेड स्मॉल पार्टिकल्स लाइक क्ले बीइंग नेगेटिवली चार्ज्ड आर न्यूट्रलाइज्ड एंड आर कोएगुलेटेड एट द बॉटम। कोएगुलेटेड मतलब जमना, कोएगुलेटेड मतलब जम जाता है पानी के नीचे सबसे बॉटम में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब पानी हमारा पास किया फिल्ट्रेशन टैंक में। फिल्ट्रेशन टैंक में 3 लेयर देखा, कौन सा, सबसे नीचे बड़े बड़े पत्थर लगे हुए थे, वो कोर्स लेयर कहलाते हैं। उसके ऊपर छोटे वाले पत्थर सब बिछे हुए थे, उसको बोलते हैं फाइन लेयर। और उसके ऊपर एक और जो था हमारा सैंड का, जो रेत का लेयर था, उसको बोलते हैं फाइन सैंड लेयर, ठीक है। इन तीनों लेयर में से जब पानी पास करता है तो उसमें और भी छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होंगे, जो और भी छोटे वाले होंगे, जो बेसिकली लेयर्स जो हैं, ये तीनों लेयर ये काम करते हैं सीव की तरह, फिल्ट्रेशन छन्नी की तरह काम करते हैं। छोटे छोटे पार्टिकल्स भी भैया छन जाते हैं, सेपरेट कर जाते हैं पानी में से, ठीक है ना। उसके बाद फर्दर पानी को हम पास कराते हैं हमारा फाइनल टैंक में, क्लोरिनेशन टैंक, जहां पे बैक्टीरिया को मारा जाता है ब्लीचिंग पाउडर डाल के, या क्लोरीन गैस को पास करा दिया तो जो भी सब बैक्टीरिया वगैरह सब मर जाता है। फाइनली हमारा वाटर प्योर वाटर बन चुका है। अब वो हमारे घर में आने के लिए सेफ है, उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं, या तो पानी वगैरह पी सकते हैं, या उससे कपड़े वगैरह धोने हो तो भी हम काम, जो भी काम हमको करने हैं उस पानी से कर सकते हैं, पी भी सकते हैं, ठीक है ना, ड्रिंकिंग पर्पस के लिए। अब देखो, तो हमने क्या करा, वाटर को सेपरेट कर दिया बड़े आसानी से। आपके एनसीईआरटी में थोड़ा सॉल्व तो दिया रखा था, डायग्राम मैंने बात कर रखा है। चलो देखते हैं अब सेपरेशन ऑफ गैसेस। आपको पता है एयर गैसेस का मिक्सचर है। एयर में भैया आसपास जो हवा दिख रहा है उसको तो हम देख नहीं सकते, बस फील कर सकते हैं। बहुत सारे गैसेस उसमें, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, आर्गन है, ऑक्सीजन वगैरह। कैसे अलग करेंगे सबको, मान लो मेरे को हर एक कंपोनेंट की इंडिविजुअली सबकी इंपॉर्टेंस है। आर्गन का भी अपना इंपॉर्टेंस है, ऑक्सीजन का अपना इंपॉर्टेंस है, CO2 का अपना इंपॉर्टेंस है। हमको इंडिविजुअल अगर गैस चाहिए तो कैसे निकालेंगे, वो या मेथड दिखने वाले। देखो एयर हमको पता है एक होमोजीनियस मिक्सचर है ना, कि उसमें जो भी कंपोनेंट्स मिक्सड अप है वो एकदम थॉरली मिक्स्ड है। हमको नेकेड आई से दिख भी नहीं रहा है भैया, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स है आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ठीक है, बस हम फील कर सकते हैं उसको। तो आप देखोगे आज एक टेक्निक लगाएंगे, जहाँ ये आप सेटअप देख रहे हो पूरा सही जमा हुआ है, इसकी हेल्प से हम उसको अलग करेंगे। तो आपको बता दें पहले पहले होता है क्या, स्टार्टिंग में यहां से हमने क्या किया, एयर को भेजा। सबसे पहले एयर को यहां से भेजा गया, ये होता है फिल्टर। इस पार्ट की बात करें, इसे फिल्टर कहते हैं। ये फिल्टर करेगा क्या, आपके जो भी डस्ट पार्टिकल्स वगैरह होंगे, है ना, जो भी धूल वगैरह होगी उसमें, उसके एयर के अंदर, वो डस्ट पार्टिकल वगैरह से क्या करेगा, फिल्टर कर देगा, बाहर ही निकाल के फेंक देगा, ठीक है। और उसके बाद जो है आपका प्योर एयर को अंदर भेजेगा। प्योर एयर इन द सेंस मतलब एयर में भी गैसेस वगैरह है, उसमें से डस्ट पार्टिकल्स वगैरह को उसने बाहर निकाल दिया, ठीक है। आपका एयर यहाँ से पास कर रहा है, इस ट्यूब के थ्रू पास करेगा, ऊपर जाएगा। अब जब इस चेंबर में पहुंचेगा हमारी एयर, यहाँ पे 2 बड़े बड़े पिस्टन्स लगे हुए हैं, देख रहे हो, ये पिस्टन्स काफी बड़े बड़े होते हैं, ये हमारे पिस्टन्स, मैं यहाँ पे नोट डाउन कर दूं, ठीक है। तो होगा यूं, यहाँ पे जब गैस पहुंचेगा तो ये पिस्टन प्रेशर लगाएगा, दोनों आसपास आ जाएंगे। प्रेशर लगाने से होगा यूं कि एक तो पार्टिकल्स गैस से काफी पास पास आ गए, और उनका टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। बिल्कुल सही सुनियो, किसी भी स्टेट की बात करें, चाहे आपका सॉलिड लिक्विड गैस कोई सब स्टेट हो, अगर उसकी प्रेशर बढ़ा दी जाए, है ना, अगर उनको पास पास ला दिया जाए पार्टिकल्स को, तो उनके बीच का टेम्परेचर, तापमान बढ़ जाता है। किसी भी स्टेट के लिए बात कर रहे हैं। तो अब क्या है, हमारी गैस जब यहाँ से पास करना शुरू करेगी, हमारी जब एयर यहाँ से पास कर रही है, तो एक तो वो गर्म हो चुकी है, मैं नोट डाउन कर दूं, इस पाइप में से जब एयर पास कर रहा है, एक तो वो काफी हॉट है, उसके साथ साथ हाई प्रेशर में भी है ना, दोनों चीजें हैं, प्रेशर भी हाई है और गर्म भी है। चलो, तो यहाँ से हमारी एयर पास कर रही है, पास कर रही है। अब इस चेंबर में जब एयर पहुंचेगी, तो यहाँ पे आप देख रहे हो एक कॉइल बना हुआ है, एक ट्यूब है जो कि कॉइल्ड तरीके से रखा हुआ है। इस ट्यूब में हम क्या करते हैं, कोल्ड वाटर पास करवाते हैं, ठंडा ठंडा पानी यहाँ से पास करवाते हैं। कोल्ड वाटर पास कराने से होगा यूं
कि यहाँ से जो गर्म हवा आ रही है उसको ये थोड़ा ठंडा कर देगा। गर्म हवा जो आ रही है, जो एयर आ रही है, उसकी प्रेशर अब भी हाई रहेगी क्योंकि पार्टिकल्स पास पास है, और इसको ठंडा कर दिया। देखो भैया, ठंडा करते हैं किसी भी हम सब्सटेंस को तो उसके पार्टिकल्स और पास पास आ जाते हैं ना। पार्टिकल्स मतलब उसमें जो एटम मॉलिक्यूल्स वगैरह है, बेसिकली गर्म करने से पार्टिकल्स दूर दूर जाते हैं, काइनेटिक एनर्जी मिल जाता है। तो और ठंडा करेंगे तो पास पास आ जाते हैं। तो एक तो पहले से वो क्या है, काफी गर्म हो रखा था, एक तो पहले से वो गर्म था, उसकी प्रेशर हाई थी। अब जब यहाँ पहुंचा तो उसे क्या हुआ, उसको ठंडा कर दिए, मतलब पार्टिकल्स और पास पास आ गए। प्रेशर हाई था तो मतलब पहले से पार्टिकल्स पास पास थे, अब जब ठंडा कर दिया तो और पास पास आ गए। तो अब यहाँ पे हमारी गैस जो है वो ठंडा हो चुकी है, लेकिन प्रेशर अब भी हाई है। अब यहाँ से जो ट्यूब में से जब पास कर रहा है एयर, तो नोट डाउन कर दो, इस ट्यूब में हमारा क्या खेल देखने को मिल रहा है। एक तो हमारी जो एयर है वो कोल्ड हो चुकी है, लेकिन उसका प्रेशर अब भी क्या है, हाई है। अगर प्रेशर को नोट डाउन कर दूं यहाँ पे, तो वो अभी भी प्रेशर ज्यादा है। अब यहाँ से हमारी एयर पास कर रही है, पास कर रही है, अब इस वाले चेंबर में पहुंची। ये जो छोटा सा आप चेंबर देख रहे हो, इसको हम लोग सेपरेटर कहते हैं। ये होता है हमारा सेपरेटर। ये क्या करेगा बेसिकली, अगर आप देखो हमारी ये नैरो ट्यूब में से, एक पतली सी जो है ट्यूब में से अभी तक गैस पास कर रही थी, तो होगा यूं कि वो काफी हाई प्रेशर में होगा, है ना। किसी भी नैरो ट्यूब से जब कोई भी सब्सटेंस फ्लो कर रहा होता है, चाहे वाटर की बात करें, लिक्विड की, या कोई सा भी गैस की भी बात कर ले, तो पतले से अगर पाइप में से पास कर रहा हो तो काफी हाई प्रेशर में जा रहा होता है वो। जैसे वो उसको जब जगह मिल गया फैलने का, क्योंकि सेपरेटर में देखो काफी जगह है, तो यहाँ पहुंचते क्या हो जाएगा, अभी तक वो हाई प्रेशर में चल रहा था, मतलब वो कंप्रेस था, है ना। हाई प्रेशर मतलब ये कंप्रेस तरीके से था, लेकिन जैसे यहाँ पहुंचा तो फिर वो एक्सपैंड कर जाएगा भैया, फैल जाएगा। और एक्सपैंड करने से होगा यूं, एक्सपैंड करने से वो तो पहले से कोल्ड था और उसकी टेम्परेचर अब और गिर जाएगी, है ना। क्योंकि आपको पता है अगर कोई चीज एक्सपैंड हो रहा है उसकी तापमान गिर रही है। एक तो पहले से वो काफी ठंडा था, अब जब यहाँ पहुंचा तो भैया वो एक्सपैंड कर गया, और एक्सपैंड करते समय और ठंडा हो गया। ठंडा हो गया तो इससे होगा यूं कि अभी तक हमारी एयर एयर जो है अभी आप देखोगे कि गैसियस फॉर्म में थी, लेकिन यहाँ पहुंचती अब एयर हमारा लिक्विफाई कर गया। बिल्कुल यहाँ पे एयर हमारा लिक्विफाई कर गया, मतलब बोल सकते हो कंडेंस कर गया। अब देखो आपकी एयर में बहुत सारी गैसेस हुई हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, आर्गन वगैरह सब है। अब होगा यूं कि कार्बन डाइऑक्साइड उसकी फ्रीजिंग पॉइंट बहुत कम होती है, मतलब वो बहुत जल्दी जो है उसको उसको अगर टेम्परेचर कम कर दिया जाए तो बहुत जल्दी वो फ्रीज करके अपना सॉलिड फॉर्म ले लेता है, सॉलिडिफाई कर जाता है। तो यहाँ से होगा ये टेम्परेचर गिरा तो उसमें बाकी सारे गैसेस जो थे वो सारे तो लिक्विफाई कर गए, लेकिन CO2 की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो बेचारा सॉलिडिफाई कर गया, मतलब गैसियस से डायरेक्ट सॉलिड स्टेट में चेंज हो गया। और यहाँ से फिर हम क्या करेंगे, अगर हमको CO2 की जरूरत होगी सॉलिड वाली, सॉलिड फॉर्म में अगर CO2 चाहिए तो यहाँ से वो बाहर निकल जाएगा। यहाँ से हमारी CO2 कौन सी, सॉलिड फॉर्म में। आपको पता है जो सॉलिड CO2 होता है उसको हम लोग ड्राई आइस भी बोलते हैं ना, इसका बहुत सारा यूजेस है। ड्राई आइस, जैसे ड्राई आइस आपको पता होगा, हम जो स्टेज वगैरह में जो कोई आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहा होता है उसका उत्साह बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, ड्राई आइस जो है व्हाइट व्हाइट से ऐसा स्मोकी सब्सटेंस निकल रहा होता है, उसी को हम सॉलिड CO2 कहते हैं। तो यहाँ से क्या है, सॉलिड CO2 निकल चुका है। अब जो यहाँ से आपको, अब यहाँ पे क्या है, हमारी गैस लिक्विफाई कर चुकी है, फर्दर पास कर रही है। तो लिक्विफाइड एयर हमारी फर्दर पास कर रही है, यहाँ पहुंची। ये जो आप देख रहे हो ये कंटेनर, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेंशन जेट। इसका नाम क्या है, एक्सपेंशन जेट। एक्सपेंशन जेट में पहुंचते ही क्या होगा, एक तो उसका स्पीड काफी बढ़ जाएगा, जो एयर पास कर रही थी, एक तो उसका स्पीड बढ़ जाएगा, और यहाँ पहुंचते ही फर्दर और एक्सपैंड कर गया। देखो क्योंकि नैरो ट्यूब से यहाँ तक पास कर रहा था, है ना। अब यहाँ पहुंचते ही एक तो वो काफी फैल गया और थोड़ी उसको जगह मिल गई एक्सपैंड करने की, और साथ साथ एक्सपेंशन जेट में थोड़ी उसकी स्पीड भी बढ़ जाती है। अब फर्दर यहाँ से गैस पास कर रहा है, अभी भी वो लिक्विफाइड ही है ना, अभी भी वो लिक्विफाइड ही है हमारी जो भी एयर पास कर रही है। तो यहाँ से पास करा अब यहाँ पहुंचा। ये जो बड़ा सा आप चेंबर देख रहे हो इसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम बोलते हैं। आपको याद हो गया होगा नाम सुनकर ही कि फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, अच्छा मतलब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, याद आ रहा है, उसके तरफ ये रुक कर रहा है। हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पहले बात कर रखे हैं, यहाँ पे उसी का रोल होने वाला है। अगर आपने लेक्चर्स देखे होंगे प्रीवियस वाले, तो यहाँ पे देखो होगा यूं, हमारे यहाँ पे एयर पहुंच गया लिक्विफाइड वाला, यहाँ पे लिक्विफाइड एयर पड़ा है। अब देखो एयर में तो ऐसे बहुत सारे गैसेज होंगे, अगर मेन कंपोनेंट्स की बात करें जिससे अभी हम डील करने वाले हैं, तो मेन कंपोनेंट्स अभी क्या होगा हमारे एयर के अंदर, वो होने वाला है नाइट्रोजन, वो नाइट्रोजन होगा, आर्गन होगा, और इसमें ऑक्सीजन भी तो होगी ना, CO2 निकल चुका है भैया। तो आर्गन, नाइट्रोजन, आर्गन और ऑक्सीजन, ये तीनों अभी मेन कंपोनेंट्स है जिसकी बहुत ज्यादा नीड होती है हमें। तो देखो होगा यूं, अगर मैं इन टर्म्स ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बात करूं तो नाइट्रोजन, इसकी बॉइलिंग पॉइंट भैया सबसे कम होती है, इसकी होती है -196 डिग्री सेल्सियस, इन टर्म्स ऑफ सेल्सियस बात करें, ठीक है। तो -196 डिग्री सेल्सियस नाइट्रोजन की होती है। आर्गन की बात करें तो ये होता है -186 डिग्री सेल्सियस। आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो, आपकी ऑल द एनसीईआरटी में दे रखा है ये। अगर आप देखो फ्लो चार्ट बना रखा है उन्होंने, वहां पे इनके सारे बॉइलिंग पॉइंट्स दे रखे हैं। ऑक्सीजन की बात करें तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट होती है -183,
मतलब सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट है, सबसे कम नाइट्रोजन की बॉइलिंग पॉइंट है। अब देखो होगा यूं, नाइट्रोजन की चूंकि बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, तो जैसे तापमान बेसिकली यहाँ से क्या है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में हम गर्म ही तो करते हैं, हीट करते हैं सब्सटेंस को, तो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में हीट करना शुरू किया, जैसे तापमान -196 डिग्री सेल्सियस पहुंचा, अब क्या होगा, जो लिक्विड नाइट्रोजन है वो इवापोरेट करना शुरू हो जाएगा, वो गैस में चेंज करना शुरू होगा, तो यहाँ से क्या होंगे, नाइट्रोजन के वेपर निकलना शुरू करेंगे। देखो आपको पता है ना, जब भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लगा रहे होते हैं, तो उसमें जो भी सब्सटेंस होता है जिनको सेपरेट करना होता है, उनके बीच के बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से भी कम का होता है, तभी तो लगाते हैं भैया। अगर आप चेक करोगे नाइट्रोजन या आर्गन के बीच में, या आर्गन ऑक्सीजन के बीच में, या ऑक्सीजन नाइट्रोजन के बीच में, इन सब में क्या है, बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस आप चेक कर लेना, 25 डिग्री सेल्सियस से कम है, उसलिए इनको यहाँ पे रखा गया फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में, ठीक है। क्योंकि ये तीनों को जो है ना हम डिस्टिलेशन से अलग नहीं कर पाते, इसलिए यहाँ पे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगा रखा ताकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो पाए। अब होगा यूं, -190 डिग्री सेल्सियस में नाइट्रोजन के वेपर निकलेंगे। उसी समय क्या है, आर्गन के और ऑक्सीजन के उनके भी निकलना शुरू हो जाएंगे। आप बोलोगे कि अरे यार उनका तो बॉइलिंग पॉइंट पहुंचा नहीं, मैं मान रहा हूँ। देखो बॉइलिंग पॉइंट पहुंचना मतलब क्या, कोई सब्सटेंस जब बॉइल, आपको मैंने पहले बता रखा है कि कोई चीज बॉइल होना मतलब क्या, उसमें आपको एयर बबल्स देखने को मिलेंगे, मतलब एयर बबल्स अगर देखने को मिल रहे हैं उसमें, मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट मिल चुका है। लेकिन आप देखो कि बबल्स बनने से पहले भी वेपर निकलना शुरू हो जाता है। अगर पानी की बात करें, आप गर्म करके देख लेना, तो बबल्स बनने से पहले वेपर निकलना शुरू हो जाते हैं, मतलब बॉइलिंग पॉइंट से पहले भी कुछ वेपर्स निकलता है, जो कि यहाँ पे भी आर्गन ऑक्सीजन केस में निकलना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब अब जो वेपर्स निकल रहे हैं, अब जो यहाँ से वेपर निकलना शुरू हो रहा है इस लिक्विड में से, उसमें नाइट्रोजन के वेपर भी है, आर्गन के भी और ऑक्सीजन के भी है। अब देखो, अब चूंकि क्या है, नाइट्रोजन भैया उसके जो वेपर है वो उसके बॉइलिंग पॉइंट पे निकल रहा है, मतलब सबसे ज्यादा गर्म वही होगा ना, क्योंकि और दोनों के वेपर तो निकल रहे हैं, लेकिन अभी नाइट्रोजन का वेपर उसके बॉइलिंग पॉइंट पे निकल रहा है, तो यहाँ से नाइट्रोजन का वेपर सबसे गर्म होगा, तो वो काफी ऊपर तक जाएगा, और आपको पता है कि यहाँ पे क्या करते हैं, बेसिकली ग्लास बीड्स लगा के रखते हैं ना, आपको याद, छोटे छोटे ग्लास के बीड्स रहते हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में, तो ग्लास बीड्स लगाने से वो जो गर्म वेपर जो है वो कंडेंस कर जाएगा। कंडेंस मतलब क्या, वेपर चेंज कर जाएगा लिक्विड में। अब जब नाइट्रोजन काफी ऊपर तक जाएगा, नाइट्रोजन के वेपर्स अब कहीं यहाँ ऊपर जाके वो कंडेंस करेंगे, मतलब लिक्विड फॉर्म में आएंगे, और जब लिक्विड फॉर्म में नाइट्रोजन मिल गया, उसके बाद यहाँ से उसको बाहर निकाल लेंगे, यहाँ से वो बाहर निकल जाएगा। और इधर से अगर बात करें इस पाइप में से, अब लेट से आपका आर्गन काफी ऊपर तक नहीं जा पाया, वो थोड़ा नीचे रह गया भैया, क्योंकि वो कम गर्म था, सबसे ज्यादा गर्म नाइट्रोजन का वेपर्स था, उससे थोड़ी कम गर्म आर्गन की वेपर्स थी, तो यहीं तक रह गई, लेट से यहीं तक पहुंचा, वो यहीं तक राइज किया, और यहाँ पहुंच के वो कंडेंस कर गया, वो फिर इस पाइप से निकल जाएगा। और आपकी ऑक्सीजन जिसकी बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम थी, सबसे ज्यादा थी उसकी बॉइलिंग पॉइंट, इसलिए क्या है वो कम गर्म था, और वो देखो यहाँ से निकल गया, समझ में आ रहा है, क्योंकि इन सब के वेपर्स जो है ये कम गर्म है, तो यहाँ से फिर ऑक्सीजन निकल जाएगा लिक्विड फॉर्म में, है ना, क्योंकि यहाँ पे ग्लास बीड्स लगा के रखे हैं, अब वो गर्म वेपर लिक्विफाई कर चुका है, तो इसलिए आप देख रहे हो यहाँ पे हमारा क्या, ये कॉनिकल फ्लास्क बना रखा है हमने, ये क्या है, कॉनिकल फ्लास्क, और यहाँ पे जो आप देख रहे हो लिक्विड, ये क्या है, बेसिकली हमारा ऑक्सीजन है, लिक्विफाइड ऑक्सीजन है। इस तरीके से ये दोनों पाइप्स में भी जो निकले, इस पाइप में से जो ऊपर के दो पाइप में से निकले, वो भी हमारे लिक्विफाइड फॉर्म में आर्गन और नाइट्रोजन है। तो हमको जिस भी गैस की रिक्वायरमेंट होगी उस एयर में से, लेट से अगर सॉलिड CO2 चाहिए भैया, ड्राई आइस, तो यहाँ से मिल गया, नाइट्रोजन चाहिए यहाँ से मिल गया, आर्गन यहाँ से मिल गया, और ऑक्सीजन यहाँ से मिल गया, तो जिसको जैसी रिक्वायरमेंट हो वो सेपरेट करके यहाँ से ले सकता है। तो आपने क्या देखा, बड़े आराम से हमने सेपरेशन लगा के, एक तो पहले हमने वाटर का सेपरेशन करा था, आपको याद होगा ना, अलग अलग टेक्निक्स देखे थे, उसके बाद अभी हमने गैस का सेपरेशन करा एयर में से, बहुत मजा आया। तो क्लास 9 साइंस चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर एक और बेहतरीन लेक्चर खत्म हुआ। आप सभी का प्रेम पूर्वक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।